नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में हम लोग आज दूसरी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सूची दी हुई है जिसमें वर्ष और अकबर द्वारा शुरू की गई कुछ घटनाएं हैं, उनके विषय में देखते हैं। 1564, 1575, 1579, 1582 और जो मुख्य घटनाएं हैं वह हैं दहसाला सिस्टम, मजहर की उद्घोषणा, जजिया कर का उन्मूलन और इबादत खाना की स्थापना। कब कब हुआ था, चलिए मैच करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1564। जजिया का जो उन्मूलन हुआ था यह हुआ था 1564 में। 1564 में जजिया का उन्मूलन हुआ था, ठीक है। दूसरा है, इसके पश्चात अगली जो घटना इसकी मानी जाती है वह है इबादत खाने की स्थापना की 1575। मजहर की जो इन्होंने उद्घोषणा की थी वह की थी 1579 में, और दहसाला सिस्टम 1582। तो भी आप लोग मैच कर लेंगे। इबादत खाना की स्थापना 1575, एक 1 का 2 का डी पहले ऑप्शन में मिल रहा है, सॉरी 2 का सी, 1564, 1 का सी, 2 का डी, ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? मोहम्मद बिन कासिम, शेरशाह सूरी, मोहम्मद गजनवी और अकबर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा महमूद गजनवी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो तक्कोलन का जो युद्ध हुआ था यह चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था, ठीक है। इसमें राष्ट्रकूट जो नरेश थे, कृष्ण तृतीय थे, इन्होंने चोल शासक पराकांत प्रथम को बुरी तरह से पराजित किया था, ठीक है। अगला, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? जितने भी प्रारंभिक जैन साहित्य हैं ये अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। मानव समाधानों में कुत्ते कहाँ पर दफनाए गए थे? मानव समाधानों में कुत्ते बुर्जहोम में दफनाए हुए पाए जाते हैं, ठीक है। बुर्जहोम आपको कश्मीर प्रांत में मिलेगा। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो इसमें ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। जालियांवाला नरसंहार कब हुआ था? जालियांवाला नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। अगला, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था? बंगाल के विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द किया था, क्योंकि 1910 ईस्वी में जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बने थे। दिसंबर 1911 में ये भारत आए थे, इनके स्वागत में दिल्ली दरबार हुआ था, और वहीं दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? जो महालवाड़ी प्रजा थी उसमें जो पूरा ग्राम पंचायत होता था, ग्राम समुदाय, उसी को एक जागीरदार मान लिया गया था, ठीक है, उसी को जागीर मान ली गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपोहा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी, अपोहा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे विशाल नदी अमेजॉन मानी जाती है, लेकिन अगर विश्व की सबसे लंबी नदी ऐसे ही मानेंगे कि लंबाई में है तो वो नील नदी होगी, ठीक है। अपोहा की दृष्टि से सबसे लंबी है। अगला, प्रधान यमोत्तर और विषुवत जो रेखा होती हैं इनका प्रच्छेदन बिंदु कहाँ है? प्रधान यमोत्तर और विषुवत रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटते हैं। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। चलिए, तमिलनाडु में मानसून के आगमन सामान्य कौन से महीने होते हैं? तमिलनाडु में किस प्रकार का मानसून हमारा पाया जाता है? तमिलनाडु में जो शीत ऋतु वाला मानसून होता है, जो जिसे लौटता हुआ मानसून बोलते हैं, ठीक है। उत्तर पूर्वी शीतकालीन मानसून पाया जाता है, जो होता है नवंबर और दिसंबर के महीने में। आगे, निम्नलिखित राज्यों में से कौन कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो बताइए, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती पंजाब है, पंजाब आपका नहीं है।
राजस्थान उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। झारखंड की उत्तर प्रदेश से सीमा बनती है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश की सीमा बनती है। सोनभद्र जिला है जो राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार तीनों से सीमा बनाता है। आगे आते हैं। हाँ, इसमें आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा 2, 3 एंड 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2001 से 2011 में जनगणना हुई थी, उसके आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो यह 20.09% रही है उत्तर प्रदेश में। जबकि अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.07% रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की नीति कब घोषित की गई? तो यह नीति अप्रैल 2000 में घोषित की गई है। इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ क्या होता है? दैट मीन्स अदृश्य निर्यात। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात करना, जो सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है। अगला है खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? तो खादी ग्रामोद्योग की स्थापना 1956 में की गई थी। और 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ठीक है। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड बाजार जो है सरकारी प्रतिभूतियों के खरीद और उस फरोख्त से संबंधित है, इसके व्यापार से। यह सबसे कम जोखिम वाला होता है। नेक्स्ट, भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का थिंक टैंक है, नीति का पूरा स्वरूप क्या है? पिछले क्वेश्चन में भी शायद नीति से रिलेटेड कुछ आया था। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, लास्ट में भी आपको बताया था। इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं? सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य नहीं बन सकते हैं। जो पंचायत का है और जो 21 साल की आयु पूरी कर चुका है और राज्य विधानसभा के लिए चुना जाने योग्य है, वही बन सकता है, ठीक है। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है? नहीं बन सकता। 25 वर्ष की आयु वाले ही नहीं, 21 वर्ष की आयु का यहाँ पर है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, सबसे इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इस विषय में हम इस पर क्वेश्चन पूछ चुके हैं पोस्ट के माध्यम से, इस चैनल पर आप देख सकते हैं। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जाता है? यदि कोई भी सांसद बिना अनुमति के 120 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है तो वह उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, 120 नहीं है, 60 दिन है, गलती हो गई। चलिए 24 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों में माना जाएगा? विधि के शासन और विधि के समक्ष समानता दो अलग अलग चीज़ें हैं। यह अनुच्छेद 14 के तहत हमें मिला हुआ है, जो हमारा मूल अधिकार है। तो जो विधि का शासन होता है, इसमें शक्तियों का परिसीमन होता है, शक्तियों का परिसीमन होगा। विधि के समक्ष समता अलग चीज़ है, विधि के समक्ष समानता। विधि का शासन का था सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व और स्वतंत्र नागरिकता के अधिकार। 1, 2 और 4 यहाँ जनायत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो भारतीय संविधान के ज़्यादा जो प्रावधान थे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिए गए थे, भारत शासन अधिनियम से। और लगभग 200 धाराओं को तो जैसे थे या उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके ले लिया गया था, तो हम यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935 कह सकते हैं, ठीक है। रक्त क्या होता है? रक्त की परिभाषा है NCERT की बुक के हिसाब से, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। किस प्रकार का है? संयोजी ऊतक यहाँ पर दिया हुआ है, हम इसे लिख देंगे, ठीक है। यह गाढ़ा, हल्का सा चिपचिपा लाल रंग का एक जीवित ऊतक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किससे होगा? 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय मैक्सिमम एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों में होता है। एम्फीबिया वर्ग में कौन सा आता है? मेढक आता है। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी उभयचर होते हैं, असमतापी होते हैं, ठीक है। इनका जो श्वसन होता है क्लोमो, त्वचा और फेफड़े तीनों के द्वारा करते हैं। इनके
हृदय 3 वेष्म होते हैं, 2 आलिंद 1 निलय। मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। चलिए, भारी जल क्या है? तो भारी जल परमाणु परियोजनाओं में यूज़ किया जाता है। जो परमाणु रिएक्शंस होती हैं, परमाणु अभिक्रियाएँ होती हैं, उनको स्लो करने के लिए, उनको धीरे करने के लिए यूज़ हो जाता है। जो उच्च दाब वाला भारी जल होता है, रिएक्टरों में यूज़ किया जाता है नियंत्रक और शीतलक के रूप में। तो यहाँ पर हमारा आंसर मंदक माना जाएगा, स्लो करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। अगला है घरेलू बिजली के तार आधार के रूप में कैसे होते हैं? जो घरेलू बिजली के तार अपने जोड़े जाते हैं वो हमेशा समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक है। डेसिबल किसको नापने के लिए यूज़ किया जाता है? डेसिबल सदैव ध्वनि की तीव्रता। अगला 5/6, 6/11, 2/3, 8/9 और 6/7 में सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात करना है। तो बड़ी भिन्न को ज्ञात करने का एक सबसे आसान मैं तरीका आपको बताता हूँ। चलिए, इनको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, फिर हम देख लेंगे सबसे बड़ी भिन्न क्या है। 5 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.83 समथिंग। 6 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.54 समथिंग। ठीक है। 2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 जगह 18 हो जाता है, तो 0.666 करके आएगा, 67 मान लेते हैं। 8/9 को डिवाइड करेंगे अगर हम, तो अगर 8 को 10 से डिवाइड करते तो 0.8 आता, इसको ले लेंगे 0.89। और 6/7 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.85। सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी है? 0.89, दैट मीन्स 8/9। इसको एक लॉन्ग मेथड है जो 5/6, 6/11, 2/3, 8/9, 6/7, जो जितने हर हैं सबका हम लोग एलसीएम ले लें। अगर 6, 11, 3, 9, 7 का, फिर उसी एलसीएम के अनुसार जितना एलसीएम आएगा उसी के अनुसार यदि हम अपने अंश को परिवर्तित कर सकें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ा अंश निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, यदि किसी संख्या का 1/7 उसी संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है। मान लो कोई संख्या है x, मानिए कोई संख्या x को उसी संख्या के 1/7 भाग से घटा दें तो जो परिणाम होगा वह संख्या से 30 कम होगा। ठीक है। ये x से x खत्म हो जाएगा। इसको अगर माइनस करने के लिए इधर भेज देंगे तो यह x से x खत्म हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है। माइनस का 1/7 x इक्वल टू माइनस का 30, x इक्वल टू 30 × 7 210। कितना आंसर आया? 210। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यदि 0.0169 x इक्वल टू 1.3, फिर x की वैल्यू क्या होगी? चलिए देखते हैं x की वैल्यू क्या होगी। 0.0169 अंडर रूट में x इक्वल टू 1.3 लिखा हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 169 डिवाइडेड बाई कितने दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, तो 1 के पीछे 4 0। 169 किसका रूट होता है? 13 का। 10,000 किसका रूट होगा? 100 का। इक्वल टू 1.3। ये कितना हो जाएगा? 0.13 x इक्वल टू 1.3, x इक्वल टू 1.3 बाई 0.13। डेसिमल बराबर करने के लिए इधर कर देंगे। 13 ग्राम 13, 13 धामा, तो x इक्वल टू 10 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 5 क्रमागत सम संख्याएं। जब क्रमागत सम संख्याएं लेंगे तो x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 लेंगे। विषम लेना हो तो x, x + 1, x + 3 ऐसे लेंगे। ठीक है। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। दैट मीन्स इनका जो सम होगा, ये हमारी 5 क्रमागत सम संख्या हो गई। अगर औसत 40 है तो इसका अगर हम बटे 5 से करेंगे बराबर 40 आएगा, तो 5 को उधर ले जाकर गुणा कर दें 40 से तो 200 हो जाएगा। ओके। सबसे छोटी संख्या का मान, दैट मीन्स x का मान हमें निकालना है। तो कितने हो गए? 5 तो हमारे x हो गए। 2 4 6 6 6 12, तो 200 माइनस 2, इनके नहीं दी थी, 1 2 3 4 हमने 4 ली थी, यहाँ पे x + 8 भी होगा। तो 2 4 6 6 12 8 20, 200 माइनस 20, दैट मीन्स 180। 5x बराबर 180, तो x की वैल्यू हो जाएगी 36। ख़त्म। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं पेज।
अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन है, एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं, तो अशिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है? तो 211 साक्षर हैं तो अशिक्षित कितने होंगे? 200 में से 111 माइनस कर दो, बचेगा 89 बाई 200 इंटू 100 माइनस कर दो, 2 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 पॉइंट 1 बचा 44.5 हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कामायनी के रचनाकार। कामायनी, झरना, आंसू, जयशंकर प्रसाद। दूध का धुला होना, दूध का धुला होने का मुहावरे का अर्थ होता है निर्दोष होना। ठीक है, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करिए। लिखा हुआ है तुम इसके दाम देते जाओ। ठीक है, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, यहाँ देते गलत हो गया। तुम इसका दाम देते जाओ, ये गलत हो गया। ठीक है, तुम इसके दाम देते जाओ, किसी का दाम देना है तो सिंगुलर है। ठीक है, तुम इसका दाम देते जाओ, ये सही है। ठीक है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अवधि और अवधि। अवधि और अवधि में क्या अंतर होता है? अवधि होता है काल और समय, और दूसरा जो अवधि होता है वो अवर्त भाषा का क्षेत्र होता है। ठीक है, देखो समरूप है जोड़ा पर दोनों का अंत भिन्न है। आदि और अंत अलग अलग आ रहा है, अनुचर नौकर अलग आ रहा है, अभिनय नाटक अलग आ रहा है। यहाँ पर अवधि और अवधि होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रमा के पर्यायवाची बताइए। विदु, शशि, चांद, यह सब हैं, सूत नहीं है। ठीक है, सूत मीन्स क्या होता है? सूत का अर्थ होता है सारथी। नेक्स्ट पैसेज पढ़ना है, द प्री हिस्टोरिक मैन lived thousands of years ago. Archaeologists have dug up artifacts and have traveled through dark caves to study about him. They have discovered drawings on walls, skeleton, and various other things such as fossils, hunting tools, bones, etc. These valuable treasures have helped us learn a little about that man. Who was that man? He was the great 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 grandfather of the human race. From what we know, he looked nothing like most humans look today. In fact, some things he looked like a little bit like an ape. He was a hairy specimen with thin fingers and long hands that had hair on his back. His skin was dark brown because of the sun that beat down on him all day. His jaw was strong and his teeth looked like the teeth of a wild animal. They were razor sharp because he had to use them to tear apart the meat of wild animals like elephant and boars. That man lived in thick forest more than the desert. The wood has dense grown patches. He had whatever leaves, plants, and fruits he could find in the forest. He ate the eggs of the birds with sharp stick and speed at his disposal. He could sometimes catch small animals such as birds and bunnies to eat. He could not cook his food because he was not familiar with fire and no other source of heat. In the winter, he braved the cold or hid in warmer caves in the mountains and covered himself in piles of leaves. He did not have clothes to keep him warm. He did not have a home either. Instead, he and his family moved from cave to cave or stayed in hollowed out trees. That man couldn't read, write, or even speak words like we do today. He made sounds to warn other men of danger and to communicate his feelings. The great 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 grandfather of human race was not at all like humans are today. He did not have the skill or knowledge to help him to get by. However, he learned to survive and gradually evolved to become the human that we know today. तो क्या है पहला क्वेश्चन? What did prehistoric man looks like? तो prehistoric man look like an ape. देखो सीधा सीधा दिया हुआ है, स्टैंजा नंबर 4th। ठीक है, सेकेंड पैरा, 3rd and 4th स्टैंजा। ओके, अगला है मिस्टेक यहाँ पे फाइंड करना है। द पुअर्स आर ऑलवेज हेल्प्ड बाय देम हु आर काइंड एंड जनरस। ठीक है, तो पुअर्स वर्ड आप गलत नहीं लग रहा है, पुअर्स यहाँ पर प्लूरल यूज़ किया गया, जबकि द पुअर का मतलब ही होता है पूरा का पूरा कलेक्टिव पर्सन्स। ठीक है, द पुअर का मीन्स ही होता है पुअर पीपल, यहाँ पे द पुअर यूज़ करेंगे। ओके, पहला हमारा गलत है। आई गेव हिम ए पंच ऑन डैश 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 नोज, यहाँ पर क्या आ जाएगा? नोज पर्टिकुलर है। ठीक है, इसका जो डिफाइंड आर्टिकल होगा वो होगा द। आई गेव हिम अ पंच ऑन द नोज। अगला आते हैं,
करेक्ट डायरेक्ट स्पीच देखते हैं। ये फॉलोइंग इनडायरेक्ट में दिया है, आई आस्क्ड वाई ही वॉज लुकिंग थ्रू द की होल। ठीक है, तो यहाँ पे वाई से शुरू हुआ है, आई आस्क्ड वाई, तो जो नरेशन होगा वही वाई से स्टार्ट होगा, तो दोनों तो है ही नहीं, दोनों आर और डू से हैं। बहुत इजी तरीके से सर्च करेंगे, वाई से एक ही मिला है, यही होगा आंसर, ज़्यादा कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वाई वाट डब्ल्यू एच वर्ड से जो भी शुरू हो उन्हें ऐसे ही करना है। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ शी टुक द डॉग फॉर अ वॉक, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो तो हो गया था, ये एक्टिव और पैसिव पैसेज। ठीक है, तो यहाँ कहाँ से शुरू होगा, हम लोग द डॉग से शुरू करेंगे। द डॉग वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टुक वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो अब लगेगा द डॉग वॉज टेकन फॉर अ वॉक बाई हर, पहला ही ऑप्शन सही है। आगे, किसी गुड़ भाषा में लिक्विड को PHUYMH लिखा जाता है। चलिए देखिए, लिक्विड है, लिक्विड के L से अगर हम P तक पहुंच रहे हैं, L के बाद MNOP +4, ऐसे I से अगर M तक पहुंच रहे हैं, IJKLM 4, Q से U तक पहुंच रहे हैं, TUV QRSTU 4, फिर U तक VWXY 4, I के बाद GHIJ, I के बाद तो M पहुँचे ही थे, D के बाद EFGH, हर जगह में 4 4 पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो स्पेस में सब में 4 जोड़िए, इसके बाद 4 अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, TUVW, W से स्टार्ट होगा, फिर P में 3 W के ऑप्शन है, P में जोड़ दिए, तो P के बाद QRS और T, A के बाद सीधे सीधे E आ जाता है, A 1 पे, E 5 पे, C का आएगा G और E के बाद I, तो हमारा क्या बन जाएगा, WTEGI, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज़ का जन्म उसके 553 दिनों बाद हुआ। फैज़ का जन्म किस तारीख को हुआ था, ठीक है, 553 दिन बाद हुआ। चलिए देखते हैं, 5 जनवरी 2015 को हुआ, 2015 में कितने दिन रहे होंगे, 365 दिन रहे होंगे। चलिए, है ना, 2015 में 365 दिन होंगे, 5 जनवरी के बाद हुआ तो 5 जनवरी निकल गए, तो 2015 में हमारे पास कितने दिन बचे, 2015 में हमारे पास दिन बचे 365 माइनस 5, 360। अब कितने दिन रह गए, 553 माइनस 360, कितने दिन अब हमारे पास बचे टोटल जाके 193। ओके, 193 डेज। तो 2016 में जाते हैं, 2016 हमारा लीप ईयर था, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने डाल लीजिए, तो 180 दिन तो डायरेक्टली होने चाहिए, नहीं 180 दिन नहीं होंगे। ठीक है, जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये कितने दिन हुए, जो हो गए 9 1 2 से 11 12 13 के 3, एक कैरी गया, 3 4 4 2 6 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 18 18 3 21, 213 दिन हो गए, जबकि हमें 193 दिन चाहिए थे। दैट मीन्स 213 दिन हो गए, 20 दिन हमें कम कर दें, जुलाई महीने में 20 दिन कम करेंगे, 11 जुलाई आ जाएगी, और 2015 के बाद 2016 में पहुंच चुके हैं हम। ओके, नेक्स्ट, इसमें ये श्रृंखला दी हुई है, इसमें उपरोक्त श्रृंखला में बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर से 6वां पद कौन सा है, बाईं ओर से 15वां पद कौन सा है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 से 15वें पद के दाईं ओर 6वां पद, दाईं ओर 6वां पद, 1 2 3 4 5 6, उपरोक्त पद से बाईं ओर से 15वें पद के दाहिनी ओर 6वां पद, 15वीं बाईं यहाँ से शुरू करेंगे, सॉरी, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15वां पद, और 15वें पद से दाईं ओर 6वां पद, इसके दाहिने 6वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 8 है। चलिए, अगला करना है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चलिए संबंधित है, त्वचा बाल से संबंधित है, त्वचा और बाल, थोड़ा त्वचा पर ही बाल उगते हैं, तो भूमि
भूमि पर घास उगती है। ठीक है, कथन है और उसकी कार्रवाई है। दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्यता स्तर से परे है। ठीक है, ये औद्योगिक और वाहनों दोनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है। तो इस पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? वाहनों को क्रमशः विषम और समदिन चलाने के लिए समूह में विभाजित किया जाना चाहिए, जो कि किया गया। सरकार को नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगानी चाहिए। ये हो नहीं सकता एक्चुअली, ये पॉसिबल नहीं है। त्रुटिकृत तो अनुसरण एक ही करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? तो जो किताब है ब्रोकन विंग, गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम, ये सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी हुई है। द गोल्डन बर्ड एक्चुअली ग्रीम ब्रदर्स के द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, ये मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ पर फेमस है? केरला में। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है इनमें से? तो मीथेन गैस का CO2 और जलवाष्प को ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। परितंत्र के दो मूल घटक कौन कौन से हैं? परितंत्र जो इको सिस्टम होता है, इसके दो मूल घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। चलिए, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं आती है? तो जो हमारा अंटार्कटिका है, या किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं आता है। ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को नामित किया जाता है, और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ऐसा करना। ठीक है, आगे, कौन सा मंदिर डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र के एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक हैं? तो यहाँ पर आएगा कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा की गुफाओं में है। किस राज्य या केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? तो देश की सबसे पहले कार्बन न्यूट्रल पंचायत J&K की है, सांबा जिले की पल्ली गांव। पल्ली गांव किस जिले में? सांबा, ये नहीं लगेगा जिला। वॉकशीर क्या है? प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है वॉकशीर। किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का आयोजन किया गया है? यह BHU में किया गया है। चलिए, यहाँ UPSC की मुफ्त कोचिंगें दी जाएंगी बच्चों को जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं। आगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? रामपुर में। आगे, और यहाँ पे जो ग्राम पंचायत है पटवई, रामपुर का भी पटवई ग्राम पंचायत। नेक्स्ट, सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से में 10 अप्रैल 2022 को गुजरात के किस स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया है? तो यह नडा बेट। चलिए, 64 का क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया है? तो यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है ग्लाउजारा। ग्लाउजारा शहर है मैक्सिको का, इसे यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अप्रैल 2022 से पहले सामुदायिक रेलवे स्टेशन दूधवाड़ी, पहला जो सामुदायिक रेलवे स्टेशन दूधवाड़ी, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट, अप्रैल 22 में वीणा पड़ी मोहंती का देहांत हो गया। वीणा पड़ी मोहंती किस क्षेत्र से थी? तो वीणा पड़ी मोहंती एक लेखिका थी उड़िया साहित्य की। इन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक कौन से हैं? सबसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में किस राज्य ने सामाजिक जागरूकता अभियान SAANS को शुरू किया है? कर्नाटक ने। 27 अप्रैल 22 को जम्मू कश्मीर में क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई। या किस नदी पर है? क्वार जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है।
अप्रैल 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? सर डेविड एटनबरो को। नेक्स्ट आते हैं गद्यांश। इस गद्यांश का है भारत गौरव बढ़ाने मानवों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान। आप ये पढ़ लीजिए वीडियो के। इसमें दिया हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। देखिए यहाँ दिया हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। 7 मई 1861 में कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उनके पिता कौन समाज के नेता थे? उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ था। ठीक है, इनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। चलिए नेक्स्ट। जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर, सभी को बच्चे को याद होता है। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? गीतांजलि, यह भी फेमस है एकदम। चलिए आगे आते हैं। मोबाइल फ़ोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से निजी ज़िंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। आप अपने फ़ोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन के अनेक लाभों के साथ कुछ हानियाँ भी हैं। जहाँ सुखद है वहीं दुखद भी है। जैसे आप कुछ एकांत में समय बिताना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन उसमें खलल डालता है। कई बार आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान पड़ता है। मोबाइल फ़ोन का हर वक्त साथ रहना जहाँ लाभकारी वहीं आप परेशानियों का कारण भी बन जाता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फ़ोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियाँ भी उठानी पड़ेंगी। वैसे मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से हमें लाभ ही अधिक है, बस हमें इसके प्रयोग में कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता क्या है? कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना, खूब बातें करना, नेट का कुशल प्रयोग करना और पैसों का लेन देन कर सकना। तो किसी भी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, पैसे का लेन देन और भी अन्य कार्य। ठीक है, मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहाँ सीधी सी लाइन है, दुखद भी है। व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो सकता है? व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? गद्यांश का जो हम उचित शीर्षक रखेंगे सिर्फ मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं। न लाभ है और हानि दोनों दी गई। हमारा मोबाइल फ़ोन देना नहीं है, मोबाइल फ़ोन रखिए। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से हमें लाभ ही होगा। गद्यांश में दिया हुआ है। चलिए अंतिम के 20 प्रश्न बचे हुए हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर तालिका दी गई है और 4 भारतीय खिलाड़ियों द्वारा किसी खास वर्ष में खेले गए T20 मैचों में बनाए गए रन, अर्धशतक और शतकों की संख्या दी गई है। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर और सुरेश। चलिए आगे करते हैं। शिखर द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसत रन, ठीक है, और रोहित द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसत रन का अंतर क्या है? तो शिखर का प्रति मैच औसत रन कितना था? शिखर ने कितने रन बनाए? 1050 रन बनाए। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। इन शिखर एसएच कर लेते हैं, 25 मैचेस। ओके, तो कितना आएगा? 25 चौक 100, 50, 25 दूनी 50, 42। शिखर ने जो एवरेज बनाया 42 माइनस रोहित ने कितने एवरेज बनाए? रोहित ने 840 रन बनाए 20 मैचों में। 42 ये रोहित का है। ये 42 तो शून्य आ रहा है। हाँ शून्य आ रहा है। ओके, सभी चारों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या कितनी है? तो कुल रन आप जोड़ लीजिए। 27 में 0, फिर 4, 5 4 9, 9 5 14 के 4 नहीं है, 32 40 आ रहा है। ओके, लास्ट में 40 आ रहा है, किसी और में ऑप्शन में है ही नहीं। सभी चारों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रनों का औसत कितना है? तो 32 40 हो गया इधर, और 4 बल्लेबाज हैं, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 832 0 4 कम 4 सॉरी 810 कहाँ गया? 810। विराट द्वारा 16 मैचों में बनाए गए रन 900 रन। शिखर द्वारा 25 मैचों में बनाए गए रन से कितने कम है? तो 1050 माइनस 900, 900 में 100 जोड़ेंगे 1000 हो जाएगा, 150 रन। रनों का हमारे भारतीय बच्चे हैं और हमारे इधर यूपी बिहार साइड के बच्चे रनों के बारे में बहुत तेज हैं। आप क्रिकेट के बारे में पूछिए, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, शिखर द्वारा बनाए गए रन और सुरेश द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात कितना है? तो शिखर ने कितना बनाया? 1050 बटे सुरेश द्वारा 450, ठीक है। 15 से 105, 15 3 45, 7 अनुपात 3।
नेक्स्ट आते हैं 86 to 90 में। यहाँ पे जो तालिका दी गई है वर्ष 2000 से 2005 के दौरान बैंक और एसएससी की परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या दिखाई गई हज़ारों में है। साथ ही एक रेखा ग्राफ भी दिया हुआ है, ये देखिए रेखा ग्राफ भी है, एक बैंक द्वारा, दूसरा एसएससी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्ष 2002 में बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष 2001 में एसएससी परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से कितने कम है। ठीक है, चलिए रेखा ग्राफ में प्रतिशत दिया गया है बैंक और एसएससी के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या का। ठीक है, तो आइए देखते हैं 2002 में बैंक की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी। तो 2002 में बैंक में कितने विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था बैंक की परीक्षा में? 95,000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। 95,000 विद्यार्थियों ने संख्या लिया था। तो यहाँ पे उत्तीर्ण कितने हुए थे? तो देखिए बैंक में अगर हम ये पाई ग्राफ देखेंगे तो डॉट वाला आपको दिख रहा होगा, डॉट वाला बैंक का है, जो चौकोर है वो एसएससी का है। ठीक है, स्क्वायर वाला। तो डॉट में कितने उत्तीर्ण हुए थे 2002 में बैंक में? 60 और 65 के बीच में 62.5, 62.5। ठीक है, 95 इंटू 625 इंटू 95, यह आपका आएगा 59,375। ये हो गए बैंक वाले उत्तीर्ण। और अब आते हैं एसएससी की परीक्षा में अनुत्तीर्ण 2001 में। 2001 में एसएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण कितने हुए थे 2001 में? देखिए 55.5 अगर उत्तीर्ण हुए थे तो फेल कितने होंगे? 55 पॉइंट, अगर 5 जो है 57.5, 55 से 60 के बीच में 57.5। अगर उत्तीर्ण हुए तो फेल कितने होंगे? 42.5%, 42.5%। और एसएससी के छात्र 2001 में कितने थे? एसएससी के छात्र 2001 में थे 100 गुणे 1000, यानी कि 100, 1, 2, 3। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म कर लीजिए, 42,500। ठीक है, अब क्या कहा गया है इसमें? जो प्रतिशतता निकालनी है एसएससी में अंतर प्रतिशत से कितने अधिक या कम है। तो बैंक में उत्तीर्ण ज़्यादा हुए थे, एसएससी में उत्तीर्ण कम हुए थे। बैंक में उत्तीर्ण ज़्यादा हुए थे, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 59,375 और 42,500 में 75, 13 में से गया बचेगा 8, 8 में से 2 गया 6, 5 में से क्या 16,875, 16,875। टोटल कितनी संख्या कितनी है? 42,500 से वालों की गुणे 100। ठीक है, डिवाइड करेंगे आप 39.7%। चलिए, बड़े क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम लगता है इन सब क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते हैं। बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि किस वर्ष दर्ज की गई? चलिए, बैंक परीक्षा में किस वर्ष दर्ज की गई अधिकतम वृद्धि? देखिए प्रतिशतता बैंक में किस वर्ष है? बैंक आगे है 2000 में 65, फिर 60%, 2003 में 62.5, सॉरी 2002 में, 2003 में कितना हो गए थे ये लोग? 65 और 70 के बीच में 67.5, और फिर नीचे चला गया तो 67.5 2003 में। चलिए, 2004 में दोनों परीक्षाओं में, यानी कि बैंक और एसएससी की परीक्षाओं में कुल अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों और 2000 में बैंक की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या के मध्य में कितना अनुपात है? बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। 2004 में देखिए हम बता देते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है, मैं सीधे आपको आंसर्स बता देता हूँ। 2004 में आप निकालिए दोनों के बीच में अनुत्तीर्ण कितने थे बैंक और एसएससी में। 2004 पे आ जाइए, एसएससी में कितने अनुत्तीर्ण थे? 55 अगर उत्तीर्ण थे तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? 45। और एसएससी में 72.5 कर पास थे तो फेल कितने होंगे? 27.5। ठीक है, इन दोनों का परसेंटेज इधर संख्या से निकालिए आप, 80,000 और 85,000।
ठीक है। टोटल योगा आपका आ जाएगा प्लस 2000 में बैंक में 2000 में कितने बच्चों ने दिया था 85,000 गुणे उत्तीर्ण कितने थे 55%। 85,000 का 55% निकालिए और दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। नहीं कर पाएंगे आप कमेंट में बताइएगा, हम आपको सॉल्व करके दे देंगे इसे। नेक्स्ट, सभी वर्षों में एसएससी की परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की औसत संख्या निकालनी है। तो औसत संख्या में सबको आप ऐड कर लीजिए और कितने 6 ईयर हैं, 6 से आप डिवाइड कर लीजिए एसएससी के, सबकी आपको अलग अलग निकालनी है। इसका आपका आंसर है नेक्स्ट का आंसर आपको आ जाएगा डी। ठीक है, आप इनको सॉल्व करिएगा। बार बार आपके भी हम आपको आंसर स्टिक करा देते हैं, आप इन्हें सॉल्व करिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, 91 का सी, 92 का आपका डी है, 93 का आपका ए, 94 का सी एंड 95 का आपका सी ही है। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी बार डायग्राम पर है, निर्यातों पर संबंधित है। इसे क्वेश्चंस करने का बड़ा मन कर रहा है पर समय का अभाव होता है। आप खुद से अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है आप कमेंट के माध्यम से पूछेगा, हम बिल्कुल आपको सॉल्व करके बताएंगे, आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के वहाँ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, 96 का ए, 97 का डी, 98 का ए, 99 का सी एंड 100 का आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आपका वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।